जय गुरु जी। मैं डॉक्टर आनंद प्रदीक्षित, रिटायर्ड आईएएस रैंक, पीसीएस 4 बार सिलेक्टेड। और आपसे सबसे पहला काम यही कह रहा हूँ कि ब्रेन ट्रेन प्रोग्राम फॉर यूपीएससी शिखर आईएएस गाजियाबाद और आपके अपने लाइफ मैनेजमेंट चैनल के सारे वीडियो देख लीजिए। इसी चैनल के समस्त वीडियो देख लीजिए, तभी आपको कोई ज्ञान मिलेगा। 1 साल का कोर्स है ये पूरा जो हो चुका है। आपको अब तक तो बहुत विद्वान बन जाना चाहिए था, लेकिन आप देखते नहीं हैं, तो उनको देखिए। मैं आपको इस वीडियो में एथिक्स के बारे में बताने जा रहा हूँ, नैतिकता के बारे में। और एक अनुभवी व्यक्ति आपको बता रहा है जो प्रशासन में इतने साल से है, वो आपको बता रहा है, इसलिए आप थोड़ा सा ध्यान से तसल्ली सुने। देखिए, निजी नैतिकता और प्रशासनिक नैतिकता में बहुत बड़ा फर्क है। पर्सनल एथिक्स जो है, प्राइवेट एथिक्स और पर्सनल एथिक्स जो है इसमें, और जो गवर्नमेंटल एथिक्स है यानी एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स, इसमें बहुत बड़ा अंतर है। मैं आपको एक छोटा सा केस स्टडी बता रहा हूँ और उसको एक पुरानी कहानी से जोड़ रहा हूँ। एक पुरानी कहानी थी कि गुरु ने जब शिष्यों की शिक्षा खत्म हो गई तो गुरु जी ने उनसे कहा कि कल मैं तुम्हारा एक महत्वपूर्ण टेस्ट लेने वाला हूँ, तो तुम लोग जो है जंगल में जाओ और वहाँ से लकड़ियाँ, जैसा कि शिष्य किया करते थे, लकड़ियाँ बीन के लाओ और तुम इतने समय पर आ जाना। शिष्य आ रहे थे, रास्ते में तो किसी को कोई बीमार आदमी मिला जो घिसट घिसट के जा रहा था। उसने कंधे पे लादा, वैद्य जी के यहाँ ले गया, इलाज कराया, फिर आया, लेट हो गया। और एक शिष्य पहले से आके बैठा था, टेस्ट दे रहा था, बाकायदा टेस्ट दे दिया उसने, वो टेस्ट में पास भी हो गया। लेकिन गुरुजी ने पास उसको किया जो एक बीमार आदमी को, बेसहारा आदमी को वैद्य जी के यहाँ पहुँचा के आया था, और दूसरे वाले शिष्य को फेल कर दिया, क्योंकि वो जो है उसने उस आदमी को इग्नोर किया था और वो आ गया था। ये तो हुई कहानी। रियलिटी में बताऊँ आपको, मीटिंग थी मेरी मुरादाबाद। मैं बिजनौर में पोस्टेड था, असिस्टेंट कमिश्नर सेल्स टैक्स में, जो आजकल कमर्शियल टैक्स कहलाता है, अब जीएसटी हो जाएगा। और मुरादाबाद हेडक्वार्टर था, मुरादाबाद मेरी मीटिंग थी, टाइम पर पहुंचना था डेफिनेटली। जीप से मैं जा रहा था, रास्ते में एग्जैक्टली वही घटना उसी प्रकार की हुई। कुछ लोग जो हैं, 2-3 लोग जो हैं वो दुर्घटनाग्रस्त पड़े हुए थे, तो मैंने उनको जीप में लाद के और उनको हॉस्पिटल पहुंचा दिया। थैंक गॉड वो बच गए, कोई बड़ी बात नहीं थी। सरकारी जीप थी तो मुझे कोई ये भी डर नहीं था कि कोई पुलिस में मुझे परेशानी होगी या कुछ भी होगा, नथिंग। आखिरकार मैं एक क्लास 1 ऑफिसर था, तो इसलिए पब्लिक को तो ये चिंता होती है कि ये भी हो जाएगा। तो उनको पहुंचा के मैं पहुंचा तो मैं 3 घंटे लेट हो चुका था। बॉस ने मुझे झड़क के बाहर भगा दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, कुछ नहीं, आप लेट हैं, इतने ज़्यादा लेट, ये कोई तरीका? मैंने कहा सर सुन लीजिए, कुछ प्रॉब्लम थी, कुछ कारण, कुछ नहीं, नथिंग। एक्सप्लेनेशन कॉल करो इनका। स्टेनो से कहा कि एक्सप्लेनेशन कॉल करो। स्टेनो ने एक लेटर छापा, मुझे दिया कि आपको इतनी महत्वपूर्ण मीटिंग, जिसका कि मिनट्स मंत्री जी की मीटिंग में जाने थे। मंत्री जी लखनऊ मीटिंग लेने वाले थे, बिक्री करके मंत्री जी थे उस समय, और जो भी थे, मतलब किस सरकार के थे क्या नहीं मुझे याद नहीं, तो उनकी मीटिंग में जाना था। इसलिए वो आपका आंकड़े नहीं आ पाए, आपके बिजनौर के। इसलिए जो है, अब मेरे पास वहाँ रास्ते में कोई साधन नहीं था कि मैं भेज देता। उस ज़माने में ये इंटरनेट और ईमेल वगैरह ऐसा नहीं हुआ करता था कि रास्ते से मैं भेज पाऊँ, तो वो संभव नहीं था। कॉल भी नहीं कर पा रहा था, मोबाइल तो थे लेकिन वहाँ पर सिग्नल्स नहीं थे, आसपास कोई पीसीओ भी नहीं मिला। जब मिला तो मैंने फ़ोन करने की कोशिश की, लेकिन सरकारी लैंडलाइन फ़ोन कभी सही नहीं होते, तो इसलिए वो नहीं मिल पा रहा था। सरकारी अफसरों के पास जो मोबाइल होते थे, उनके नंबर कभी भी शेयर नहीं होते थे। ये सारी दिक्कतें थी मेरे सामने। अगर आज के टाइम में केस स्टडी में ये क्वेश्चन आता है तो यही सब जवाब होते हैं कि मैं पहले उन्हें सूचित करूँगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। आई कुड नॉट कॉन्टैक्ट हिम एनी वे, कैसे भी मैं कॉन्टैक्ट नहीं कर पाया। मैंने वहीं पर एक लेटर लिखा, उसी जगह पर जो हॉस्पिटल था जहाँ पे मैं ले गया, वहीं पर मैंने एक लेटर लिखा, कागज़ अटैची साथ में रहती थी। लेटर पर मैंने पूरा लिखा कि इस कारण से मैं लेट हो गया हूँ, और उसको मैंने वहीं जो है लेटर बॉक्स में डाल दिया, बिना टिकट चिपकाए। लेटर बॉक्स लगा हुआ था, पोस्ट ऑफिस नहीं था। लेटर बॉक्स मैंने डाल दिया, बियरिंग हो जाएगा, कोई बात नहीं, पहुँचेगा तो पैसे लगेंगे उसके, पता नहीं सरकार देगी या नहीं देगी। बहरहाल वो मैंने डाल दिया। अब कोई प्रूफ नहीं था मेरे पास, और पहुंचेगा भी 3 दिन में, ये भी मुझे पता था। बट मैंने एक काम किया कि चलो इतना तो करना ही चाहिए। एनीवे, जब मैं पहुंचा तो उन्होंने स्पष्टीकरण मांगा। तो जब स्टेनो ने मुझे वो पत्र दिया कि सर ने ये लिखा है, आप इसे रिसीव कर लीजिए। मैंने कहा मैं रिसीव तो कर ले रहा हूँ, लेकिन मैंने कहा यार बड़ी अजीब बात है, सर तो सुनने को तैयार ही नहीं है, मेरे साथ ही हादसा हो गया, ड्राइवर से पूछो। स्टेनो ने कहा सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मुझे बहुत अच्छे से पता, आप इतने टाइम के पंक्चुअल ऑफिसर हैं, आपके यहाँ सब काम सही रहता है, मुझे पर्सनली पता है, लेकिन साहब को कौन समझाए। तो हमने कहा कोई और समझा सकता हो तो बताओ, जिससे हम कहें। अनावश्यक है कि एक्सप्लेनेशन कॉल हो रहा है, वार्निंग मिल जाएगी फालतू में, और कुछ नहीं। बोले कि सर थोड़े से लंच वंच करके आएंगे तो कुछ मूड सही होगा, आप उस समय मिल लीजिए उनसे, शायद सुन लें। ठीक है, थोड़ी देर में लंच वंच हो गया था। मीटिंग ख़त्म हो गई थी। फिर अल्टीमेटली मैं कोशिश की उनसे मिलने की, लेकिन उनकी लाल लाल आंखें देखकर मुझे मिलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। मैं जैसे ही झांका अंदर, उन्होंने कहा क्या है,
आप ये समझिए बॉस लोग जो होते हैं बड़े से बड़े अफसरों को, क्लास 1 अफसरों को भी ऐसे ही ट्रीट करते हैं, वो इसी प्रकार से बात करते हैं। वो ये कहिए कि आप अफसर होंगे दुनिया के लिए, अपने बॉस के लिए अफसर नहीं होते। क्या है? मैंने कहा सर बस 1 मिनट दे दीजिए, मुझे कुछ बताना है। मैं ड्राइवर साथ लिए हुए था, एक क्लर्क भी था साथ में जो मेरे साथ जीप में आया था। क्या बात कहना चाहते हो? एक तो इतना लेट हो गए, मुझे कितना मंत्री जी के जूते खाने पड़ेंगे, ये होगा वो होगा। हमने कहा अब नॉर्मल हो गई है, अब सुन लेंगे। मैंने कहा सर ऐसा कुछ नहीं है, आप जानते हैं मैं पंक्चुअल हूँ हमेशा से, मेरा बोले अपना परफॉर्मेंस के गाने मत गाओ, मुझे परफॉर्मेंस नहीं सुननी तुम्हारी। मैंने कहा सर मैंने ये किया। बोले क्यों किया? पड़े रहने देते उनको, दुनिया मरती रहती है, तमाम लोग मरते रहते हैं, 2 लोग पड़े हुए तो कोई और उनको उठा लेता। तुम कौन होते हो? तुम डॉक्टर हो, तुम क्या हो? मैंने कहा सर इंसान हूँ, और मैं कर सकता था, अगर मैं पब्लिक में होता, पब्लिक का आदमी होता तो शायद मुझे डर लगता कि पुलिस मुझे तंग करेगी, लेकिन एक अधिकारी होने के नाते मुझे लगा कि मुझे उठाना चाहिए। कुछ नहीं, मैं आपकी नहीं सुन रहा, आपकी वजह से मुझे शर्मिंदा होना पड़ेगा, आपके ऊपर एक्शन होगा, आपको वार्निंग मिलेगी। और समझ लो कि उन्होंने मुझे वार्निंग दे दी इमीडिएटली, मेरा जवाब लेके उन्होंने वार्निंग दे दी। उन्होंने मेरी इस नैतिकता का कोई भी मुझे पॉजिटिव नहीं दिया। ये पुराने ज़माने के गुरु नहीं थे कि जो उस शिष्य को पास करते, उनके टेस्ट में मैं फेल हो रहा। सवाल ये उठता है जब आपके सामने ये प्रश्न आता है तब आप क्या करोगे? जब 4th पेपर में अगर ये क्वेश्चन आता है तब आप क्या करोगे? मैंने आपको बताया कि आप निडर ईमानदार अधिकारी हैं, आप करेंगे यही जो मैंने बताया। इंसान की जान सबसे ऊपर है, आप वार्निंग खा के रह जाएंगे कोई बात नहीं, इसकी चिंता मत करिए कि वो वार्निंग है क्या है। अगर मेरे सूत्र से चलेंगे तो आपका उत्तर सही होगा। दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि आप अपने सबॉर्डिनेट को भेज देंगे। मैं चाहता तो ये कर सकता, तो मैं अपने साथ में जो क्लर्क था उसको मैं भेज देता बस से और कहता कि वहाँ जाके बता दे, लेकिन बस जितनी देर में पहुँचती और जितनी देर में बताता, मुझे भी एक आदमी की ज़रूरत थी कि जो मेरे साथ रहता, क्योंकि मैं अकेले सारे काम नहीं कर सकता था, उन लोगों को ठीक से नहीं पहुँचा सकता। तो एक्चुअली ये चीज़ें ऐसी हैं। पहली बात, कॉमन सेंस का यूज़ करिए हमेशा। लेकिन एक बात जान लीजिए कि व्यक्तिगत नैतिकता बिल्कुल अलग है और सरकारी नैतिकता बिल्कुल अलग है। आपका उत्तर यहाँ व्यक्तिगत नैतिकता के साथ सरकार को सूचना देना भी होगा। आज के ज़माने में संचार साधन अधिक हैं। आप ये कह सकते हैं कि मैं मोबाइल से बोल लूँगा, बता दूँगा। आजकल सारे अफसरों को मोबाइल मिलते हैं ऑफिशियली, पहले नहीं मिलते थे। तो मैं बता दूँगा कि मेरे साथ ये हादसा बीता है, अगर मेरे सीनियर अधिकारी जो कहेंगे वो मैं करूँगा। आपको यही कहना पड़ेगा। लेकिन जो व्यक्ति घायल पड़ा है उसकी चिंता छोड़ नहीं देनी है। आप गांव वालों को इकट्ठा करेंगे, उनसे कहेंगे कि उस व्यक्ति को देखभाल करें, क्योंकि मुझे ज़रूरी मीटिंग में जाना है तो मैं जा रहा हूँ। ये आंसर आज के हिसाब से परफेक्ट होगा, ध्यान रखिए, यही आपका आइडियल आंसर होगा। नहीं तो आप पहुँचाएंगे सूचना देके, आपका बॉस अगर आपको अलाउ कर देता है ओके, मीटिंग अगर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सूचना संसद में जानी है या विधानसभा में जानी है, मीटिंग तो इम्पॉर्टेंट है, नेचुरली बॉस का कहना भी गलत नहीं है, मीटिंग इम्पॉर्टेंट है। तो मुझे, लेकिन मेरे सामने उस समय कोई चारा नहीं था तो मुझे ये करना पड़ा। अगर आपके सामने भी कहीं कोई चारा नहीं है तो आपको फिर मानवता का पक्ष तो लेना पड़ेगा यहाँ पर, इस जगह पर जहाँ किसी के प्राणों बनी हो। चलो, इस केस के बाद मैं दूसरा केस एक और बता देता हूँ। एक मैं असेसमेंट करने बैठा, मैं टैक्सेशन ऑफिसर था, असिस्टेंट कमिश्नर टैक्सेशन में। तो आगरा का केस था और वहाँ पर एक व्यक्ति जो है उस पर स्पेशल इन्वेस्टिगेशन ब्रांच ने रेड की हुई थी और उसका बहुत सारा टर्नओवर पकड़ा हुआ था। उसके बाद उसका असेसमेंट हुआ तो वो बर्बाद हो गया था बिल्कुल, उसका फैक्ट्री कारखाना सब बर्बाद हो गया था। पिछले साल में उससे भारी भारी टैक्स लगा था। जिस साल का केस मैं कर रहा था, असेसमेंट मैं कर रहा था, उस साल उसकी कोई बिक्री नहीं थी और वो अपनी डेट पर अनुपस्थित था बराबर। वो गरीब आदमी हो गया था उस समय तक और वो कहीं भटक रहा था, मजदूरी कर रहा था। किसी ने बताया तुम्हारा सेल्स टैक्स में केस लगा हुआ है। दौड़ा आया कि सर आप, मेरा केस आपके यहाँ लगा। मैंने कहा तुम्हारी तो अच्छी खासी कंपनी, वो फैक्ट्री थी और तुमने इस साल कोई तुमने बिक्री नहीं की है, तुम्हारा रिटर्न कह रहा है कि है ही नहीं, तुम्हारा रिटर्न ही नहीं। कि सर सब बंद हो गया, रेड हो गई थी हमारे यहाँ। रेड होने का मतलब है शनि ग्रह लग जाना, तो सब कुछ बर्बाद हो गया था, मैं तो मजदूरी कर रहा हूँ। क्या आप आके देख सकते हैं कभी भी? स्पॉट इंक्वायरी उन दिनों अलाउड थी, सर्वे अलाउड थे, तो मैंने कहा ठीक है देख लूँगा कभी। तो केस मैंने डेट दी उसको, आगे लंबी डेट दी और उसके बाद मैंने कहा बीच में किसी दिन सरप्राइज विजिट करूँगा। मैं वहाँ पहुँचा तो फैक्ट्री तो कुछ नहीं थी वहाँ, और एक घर था। उस घर में अंदर बच्चों की आवाज़ें आ रही थी और बच्चे बहुत गंदे से कपड़े पहने हुए और ऐसे ही, और परिवार ऐसे ही दिख रहा था। मैंने पूछा आसपास कि यही नंबर है मकान जो मैं ढूंढने आया हूँ? कि हाँ यही। हमने कहा ये क्या करते हैं?
कि अरे सर इनके तो वो दिन खराब हो गए हैं, पहले तो अच्छे आदमी थे और अब तो इनका कुछ नहीं है, सब बर्बाद हो गया। मैंने वेरीफाई कर लिया, बयान ले लिए और ये वेरीफाई कर लिया कि इस व्यक्ति के पास कुछ नहीं है, कोई व्यापार नहीं है, तो टैक्स लगाने कोई मतलब ही नहीं उठता। लेकिन मैंने जो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन ब्रांच की रिपोर्ट देखी उसमें लिखा था कि इस पर हर साल इतना इतना टैक्स लगना चाहिए, कम से कम इतना टैक्स तो बनता ही है। मैंने नहीं लगाया। ये व्यक्तिगत नैतिकता के नाते, व्यक्तिगत मानवीय एम्पैथी जो सिलेबस में आपके रखा है, एम्पैथी टुवर्ड्स वीकर सेक्शन, इस एम्पैथी के तहत, एम्पैथी सिंपैथी जैसी चीज़ ही होती है, समानुभूति है, तो उस समानुभूति के तहत मैंने उसको टैक्स फ्री कर दिया। मैंने कहा, मैंने स्पॉट इंक्वायरी की, मैंने ये पाया, ये हो। इसके बाद मेरे ऊपर ऑडिट ऑब्जेक्शन आया और वहाँ लिखा गया कि जब एसआईबी ने ये लिखा था कि इतना टैक्स लगना चाहिए, आपने फिर भी नहीं लिखाया, तो आपकी क्या व्यापारी से दुरवी संधि मान ली जाए? क्या ये मान लिया जाए कि व्यापारी के साथ आप मिल गए हैं, आपने कुछ गलत तरीकों से पैसा लेकर जो है व्यापारी को छूट दे दी है, नाजायज़ छूट दी है? मैंने उत्तर में लिखा कि आप खुद जाके देख लीजिए। बॉस को लिखा, बॉस को ये लिखना तो बॉस का बुरा मान जाना था कि आप खुद जाके देख लीजिए, बॉस कोई सर्वे करने के लिए थोड़ी है, वो तो डांटने के लिए है खाली। वो क्यों सुनने लगा? उसने बुला लिया मुझे, प्लीज़ स्पीक, लिख दिया। मैं गया, भाई तुम ये क्या कह रहे हो? मैं देखूंगा जाके, मेरा काम है ये, मैं देखूंगा जाके। मैंने कहा सर जब आप विश्वास नहीं कर रहे हैं तो आप, मैं सर्वे अथॉरिटी हूँ, मैंने सर्वे किया, जब आप विश्वास नहीं कर रहे हैं तो आप जाके देख लें। बोले मैं तो नहीं देखता। आपको तो एक ही काम करना है, जो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन ब्रांच ने लिखा है कि इतना टैक्स बनता है इसका, तो उतना लगा देना, उससे ज़्यादा ही लगाना, मैं खुश हो जाता। आपने तो लगाया ही नहीं, छोड़ दिया। मैंने कहा सर वहाँ पर भूखे नंगे बच्चे घूम रहे हैं, उनके पास खाने के लाले पड़े हुए हैं। यार कुछ नहीं, सब ऐसे ही कहते हैं, झूठ बोलते हैं सब। खैर बॉस कुछ कंसिडरेट थे, उन्होंने, वो मुझे जानते थे कि ये कम से कम पैसे वैसे लेके तो ये काम नहीं करेंगे, ये मानवता में आ गए हैं, हो सकता है व्यापारी ने इनको धोखा दिया हो, ये ह्यूमैनिटी में आ गए हैं, इसलिए उन्होंने थोड़ा मुझे कह सुन के छोड़ दिया, कुछ कहा नहीं और कहा कि आइंदा मत करना, आइंदा वही करना जो एसआईबी ने लिखा होगा। एनीवे, अब क्या करना है आपको? उत्तर में आपको बाकायदा इसमें ये रिक्वेस्ट करनी है कि कोई ज्वाइंट टीम बनाई जाए, क्योंकि आपके ऊपर कोई विश्वास नहीं करेगा जल्दी। तो आप ये रिक्वेस्ट करेंगे, कोई, मुझे बाद में अनुभव हुआ जब मैं सीनियर हो गया, वो तो मेरा पहले साल थे, कि आप एक ज्वाइंट टीम के लिए रिक्वेस्ट करेंगे कि सर किसी और अधिकारी के साथ मेरी टीम बना दे, कम से कम 2 अधिकारी या 3 अधिकारी मिलकर सर्वे कर लें, क्योंकि मैंने प्राइमा फेसा ये देखा है कि व्यापारी का कहना सही है। तो मैं इसी को कहूँ, लेकिन बेहतर होगा कि आप 2 अधिकारी और लगा दें मेरे साथ में, तो हम लोग मिलकर एक ज्वाइंट सर्वे कर लें, तो उन्हें भरोसा हो जाएगा। वो कहेंगे ठीक है मैं आपका सर्वे मानता हूँ, बात खत्म, आपको जवाब ये देना। अब ये जवाब आपको किसी बुक में नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? लोगों को पता ही नहीं है कि प्रैक्टिकल प्रोसीजर क्या है। कभी लोग सेलेक्ट नहीं हुए, कभी लोगों ने नौकरी नहीं की, कभी प्रशासन नहीं किया, उनको पता ही नहीं नियम क्या है। मेरे से आर्गुमेंट मत करिए इस मामले में। अगर आप अभी विद्यार्थी हैं तो मेरी बात चुपचाप मानने के अलावा और कोई बात नहीं है। मैं आर्गुमेंट करने के लिए यहाँ नहीं हूँ। आप मुझसे पूछ सकते हैं, कोई चीज़ जिज्ञासा रख सकते हैं, आप लोगों से कह रहा हूँ मैं, व्यूअर्स से। आप आर्गुमेंट करने के लिए नहीं है कि ऐसा वैसा, क्योंकि अभी आप जाना क्या प्रशासन के बारे में? यही तो एक ऐसा सब्जेक्ट है जो करता है वही जानता है, जो नहीं करता उसे नहीं पता। तमाम किताबों को लिखने वालों ने कभी प्रशासन किया ही नहीं, उनको बिल्कुल नहीं पता कि प्रशासन होता क्या है, डिसीजन कैसे लिए जाते हैं। अब मैं इसका एक पलट केस बता रहा हूँ, जल्दी जल्दी सुन लीजिए, 3 ही केस बताऊँगा। पलट केस ये बता रहा हूँ कि एक आरा मशीन वाला था, सॉमिल, उसने जो है बैट बनाता था क्रिकेट के, बड़ी कंपनी थी उसकी। उसने मेरे सामने रिक्वेस्ट की कि सर जो है मेरी कंपनी फेल हो गई है और मेरा कोई ऑर्डर नहीं है, पहले मैं क्रिकेट बैट बेचा करता था, ये भी किस्सा आगरा का ही था, मैं नया नया अधिकारी था, क्रिकेट बैट बेचा करता था, अब मेरे पास कुछ नहीं है और मैं बिल्कुल बर्बाद हो चुका हूँ, कुछ नहीं है, मेरा पता ये है जो लिखा हुआ है। उस पते मैंने सर्वे किया, देखा कि वहाँ तो कुछ नहीं था, एक प्लॉट खाली पड़ा हुआ था और आरा मशीन का बुरादा पड़ा हुआ था बहुत सारा, जो कि बहुत पुराना था, लगता कि सही बात होगी। मैंने सर्वे लिखा, मैंने कहा सही है, ये बिल्कुल ठीक बात। अब मैंने उसको छोड़ दिया, टैक्स माफ़ कर दिया अपने आदत के मुताबिक। मुझे लगा जो आदमी बर्बाद हो गया, जिसके पास कुछ है ही नहीं, एक एग्जाम्पल मैं देख चुका था, मैंने कहा ठीक है। मैंने देखा और पाया, सही पाया, उस पते पर नहीं। अब एक दिन 1.5 साल हुआ होगा, 1.5-2 साल, मैं सदर बाज़ार में घूम रहा था, नौलखा मार्केट की तरफ। नौलखा मार्केट की तरफ से निकलते हुए एक गली थी, वहाँ कहीं पे मैं कहीं जा रहा था कुछ परचेज करने के लिए। उस समय मारुति वैन बड़ी फैशनेबल गाड़ी हुआ करती थी, सफ़ेद रंग की मारुति वैन एक निकली, उसमें वही आदमी बैठा हुआ, ये मोटी चेन पहने हुए गले में और ये वो। हमने कहा ये तो ये है इसका भाई। हमने अपने ड्राइवर्स का, हमने जरा इसका पीछा करो, रास्ता देख के जरा भीड़ भाड़ निकल जाए, नौलखा बड़ा भीड़ भाड़ मार्केट है, वहाँ किसी को रोको चेक करो तो भीड़ उत्तेजित हो सकती है।
आगे निकले, ताजमहल की तरफ मुड़ गया, उधर की तरफ मुड़ के हमने आगे इंटरसेप्ट किया, उसको रोका हमने, भैया कहाँ जा रहे हो, मुझसे भी बात कर लो, गरीब आदमी। अब तो वो एकदम, अरे साहब आप कहाँ हैं? हमने कहा हम तो जहाँ तुम जा रहे हो वहीं हम जा रहे। कहने लगा कि सर ठीक है, आपने देख तो लिया ही मुझे, अब आप बताइए मुझे आपसे कब मिलना है। मैंने कहा कल ऑफिस में आइए, नोटिस इंतजार कर रहा है आपका। मैं पूछूं तो आपसे, लग तो नहीं रहा कि आप इतने गरीब आदमी हैं कि आप अपने हाथ से आला चीज़ दें, वो चीज़ सब कुछ बर्बाद हो गया। भाई कुछ तो आप कर रहे हैं। आपने क्या किसी फर्म का रजिस्ट्रेशन कराया है कि नहीं? सर नहीं कराया। अगले दिन आया, बोला कि सर मैंने दूसरी फर्म खोल ली, वो बंद कर दी, और दूसरी का रजिस्ट्रेशन मैंने नहीं कराया, अब आप कहो तो मैं करा दूँ। मैंने कहा कहो तो मतलब क्या, कराना पड़ेगा। अब जब उसने रजिस्ट्रेशन कराया तो पिछले सालों का मैंने 48 रुपये सालाना जुर्माना होता था, वो मैंने जुर्माना ठोक दिया, वो भी लगा दिया सारा। मैंने कहा अब जुर्माना और भरो, ऐसा भी तो बहुत ज़्यादा हो गया, हमने तो भरना पड़ेगा, तुमने बताया नहीं, सरकार को धोखा दिया। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ इस केस स्टडीज से कि कभी कभी आपको जेन्युइन लोग मिलेंगे। वो पहले वाला आदमी जेन्युइन था, वो वास्तव में भूखों मर रहा था। अगला वाला आदमी चोर था, टैक्स का चोर था। ये दूसरी फर्म खोल ली उसने, पुरानी फर्म में उसने वो बुरादा उरादा छोड़ के ये दिखा दिया कुछ है ही नहीं यहाँ पर। ऐसे लोग भी होते हैं। तो आपके सामने जब प्रश्न आते हैं तो आपको डीप इन्वेस्टिगेशन के लिए रिकमेंड करना है, डीप इन्वेस्टिगेशन बताना है। डीप इन्वेस्टिगेशन अगर अलाउड है तो कराना है, अगर डीप इन्वेस्टिगेशन अलाउड नहीं है, मतलब गहरा छानबीन अगर नहीं अलाउड है, तो आपको केवल उतना ही करना है जो कानून कह रहा है। मैंने बिल्कुल सही किया था। मैंने बॉस से कहा कि सर ऐसा ऐसा, बोले तुमने सही किया, उसने जो पता दिया उस पते फर्म नहीं थी, तुमने टैक्स छोड़ दिया, बिल्कुल सही छोड़ा, कोई गलत नहीं किया। मेरा डिसीजन सही था, मैंने सर्वे किया, पाया कुछ नहीं है, मैंने छोड़ दिया। अब ये एक अलग इश्यू है कि मुझे वो मिल गया और मैंने उसको दोबारा पकड़ लिया, दोबारा पकड़ के मैंने फर्म रजिस्टर करा दी, फर्म रजिस्टर करके टैक्स लगा दिया, जुर्माना भी लगा दिया, और ज़्यादा 3-5 करता तो जेल भी भेज देता, ये भी करता, ये भी पॉसिबल था। अगर वो टैक्स जमा ना करता, रिकवरी निकल गई होती तो वो भी होता, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ, उसने आराम से एक्सेप्ट कर लिया, जमा कर दिया। देखिए, फोर्थ पेपर के डिसीजन करते समय एक बात मेरी गोल्डन सूत्र याद रखिए कि आप ईमानदार और निडर अधिकारी हैं। आपको नौकरी जाने का भय नहीं, आपको ट्रांसफ़र का भय नहीं है, आपको माफिया का डर नहीं है, आपको नेताओं, मुख्यमंत्रियों, प्रधानमंत्रियों का डर नहीं है, आपको किसी का डर नहीं है। आप अपनी नौकरी पर अडिग हैं, ईमानदारी से आप काम कर रहे हैं, भावनाओं में नहीं पड़ रहे हैं, आप किसी भी प्रकार की भावना से काम नहीं ले रहे हैं। मैंने कुछ जगहों पर भावना से काम लिया तो मुझे दंड मिला, मुझे पनिशमेंट मिला, और मुझे कई बार नुकसान उठाना पड़ा। इसलिए भावनाओं से काम न लें। हाँ, ये ज़रूर है, मानवता न छोड़ें। किसी के जान पर बनी हो तो जान से ज़्यादा कीमती कुछ नहीं है दुनिया में, किसी की भी जान हो तो उसको आप पहले प्रायोरिटी दें, लेकिन अपने कर्तव्य का पालन करते हुए। ऐसी कोई सिचुएशन होगी, मैं आगे डील करूंगा, पेपर के क्वेश्चन भी डील करूंगा, बट थोड़ा सा लिमिटेड करता हूं मैं फोर्थ पेपर में। मजबूरी है, एकेडमी की तरफ से बंधन है थोड़ा कि मैं यहाँ ज़्यादा डिस्कस नहीं कर सकता, क्योंकि जो यूनिक एक्सपीरियंसेस हैं मेरे और यूनिक आंसर्स हैं, वही असली आंसर हैं जो एग्ज़ाम में लिखने होते हैं। तो इसलिए वही चीज़ मैं बताऊंगा, आपको थोड़ा हिंट कर देता हूं जिससे कि आप समझ सकें। बट एक प्रशासक के क्या करता है प्रशासक, ये बात एक प्रशासक ही जानता है, ये बात वो फेल पर्सन नहीं जानते जो कभी पास नहीं हुए हैं और अपने को बड़ा योग्य बताते हैं कि एक असफल व्यक्ति ज़्यादा योग्य होता है। वो लोग ये कहते हैं असफल ही सफल बनाता है। कुछ लोग ये भी कहते हैं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, कतई सावधान रहिए। तमाम लोग फ़ोटो खरीदते हैं सफल विद्यार्थियों की, सावधान रहिए। शिखर एकेडमी में ऐसा नहीं होता। यहाँ जो सफल होता है मेरे क्लास में पढ़ा होता है, मेरे लेक्चर्स में शामिल होता है, मेरे क्लास में उसकी फ़ोटो होती हैं, एक नहीं सैकड़ों फ़ोटो होती हैं, भरी पड़ी है। फेसबुक देखो तो तब पता चलेगा। फेसबुक में एल्बम में जाओ, एल्बम के अंदर फ़ोटो में जाओ, शिखर एकेडमी इन फ़ोटोज़, शिखर एकेडमी इन न्यूज़। जब सिलेक्शन होता है मान्यवर असली, तो सारे अखबार वाले यहाँ पर आके सामने आके मत्था टेकते हैं। आके ये होता है कि सर बता दीजिए, एक सिलेक्शन बता दीजिए। मैं कहता नहीं, एक अखबार को मैंने मना कर रखा है। आप ताज्जुब करेंगे, लोग अखबार के पीछे भागते हैं कि मैंने उसको मना कर रखा है, तुमको न्यूज़ नहीं दूंगा, तुम दूसरे अखबारों से मिलकर जो है खूब छाप दो, मैं तुमको न्यूज़ नहीं दूंगा। क्यों? क्योंकि वो अखबार वाला एक कोचिंग का बहुत ज़्यादा फेवर करता था। मेरे ऐड छपते थे अखबार में, और उस अखबार वाले ने जब ऐड आता था IAS PCS का, मेरे ऐड हटा देता था और उस कोचिंग के ऐड लगाता था। मैंने कहा ठीक है, मैं तुमको एक भी सिलेक्शन न्यूज़ नहीं दूंगा, तुम अपना खाली अखबार लिए घूमो। IAS का रिजल्ट निकलेगा, तुमको एक भी नहीं मिलेगी न्यूज़, क्योंकि यहाँ गाजियाबाद में सिलेक्शन सिर्फ मेरे होते हैं। ईश्वर की कृपा है, सिलेक्शन सिर्फ शिखर IAS एकेडमी गाजियाबाद के होते हैं और किसी के नहीं होते आज दिन तक। वेरीफाई करके देख लीजिए। इसलिए मैं तो अखबार वालों पर हावी रहता हूँ। मैं जर्नलिस्ट रहा हूँ, 5 साल मैंने जर्नलिज्म किया, भवन इंस्टीट्यूट से डिप्लोमा किया हुआ है,
और मैं जानता हूँ जर्नलिज्म क्या होता है। इसलिए आप देखिए तो आगे की जो है अखबारों में जब न्यूज़ होती है तो वो रियल सिलेक्शन होते हैं, तब आप जो क्वेरी में आते हैं उनको देखने को प्रोस्पेक्टस में सारा छपा हुआ है, आप लोगों को तो वो भी नहीं मिलता। फेसबुक पे आपको सब मिल जाएगा, ना प्रोस्पेक्टस मिलेगा ना सिलेबस मिलेगा, वो आप लोग नहीं देख पाते, क्या कर सकता हूँ। एनीवे सारे वीडियोस देखिए। लास्ट मैंने वादा किया है कि हर बार एक क्वेश्चन दूंगा आपको जिसका आपको आंसर एक पेज पर लिखना है, फोटो लेके मुझे व्हाट्सएप करना है 9810257742 पर। अनावश्यक कॉल नहीं करना है, अनावश्यक रूप से मैसेज नहीं करने हैं, अनावश्यक फीस स्ट्रक्चर वगैरह नहीं पूछने हैं। सिंपली मुझे उस प्रश्न का जवाब दीजिए, मैं यथासंभव आपको उत्तर दूंगा। और ये मत पूछिए कि आइडियल आंसर क्या होगा, आइडियल कुछ नहीं होता इसमें, आप लिख के भेजेंगे, मैं जो भी आपको कमेंट करूंगा उसको ध्यान से पढ़ लीजिए, ठीक है। जब मैं कहूँ कीप इट अप, इसका मतलब ये कि अभी बिगनिंग है, करते रहो, लगे रहो मुन्ना भाई, लगे रहो, तो इसलिए। और जब मैं कहूँ कि गुड, इसका मतलब है ठीक है, ठीक है और बेहतर करो। जब मैं कहूँ वेरी गुड, तो इसका मतलब मैं आपसे खुश हुआ कि आपने बहुत बढ़िया, मोगाम्बो खुश हुआ तो आप भी खुश हो जाओ। और जब मैं कहूँ कि आउटस्टैंडिंग है, इसका मतलब अब तो आप सेलेक्ट हो ही गए। आउटस्टैंडिंग आज तक मैंने किसी को नहीं दिया अभी फिलहाल यूट्यूबर्स में से किसी को भी, तो आउटस्टैंडिंग जब मैं कहूँ। एक्सीलेंट कहूँ तो इसका मतलब आप बिल्कुल उच्चतम श्रेणी पे आ गए हैं। ये मेरे कोडिंग्स हैं, गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट, आउटस्टैंडिंग। और जब मैं बैड कह दूँ तो समझो आप कहीं भी नहीं हैं। इसलिए जो है अपने को अगर एवेल्युएट करना है तो इन क्वेश्चंस के आंसर देते रहिए। प्रश्न है इस समय का जो मैं बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। सामाजिक तनाव के कारण क्या क्या होते हैं? व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड सोशल टेंशन? व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड सोशल टेंशन? सामाजिक तनाव के कारण क्या क्या होते हैं? इस पर आपको अप्रॉक्सीमेटली 300 वर्ड्स लिखने हैं जो एक पेज में आ जाते हैं। उनकी फोटो मुझे भेजेंगे तो बड़ी अच्छा होगा। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।